कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इतिहास। यानी इतिहास वह सब्जेक्ट है जिनके नाम से बच्चा डरता है। यानी उसे लगता है इतिहास के नाम से ही उसे लगता है जैसे कि पूरे दुनिया का जो है ना हमारे सर पे भार आने वाला है। उसे लगता है अरे पूरा दुनिया का जो है भार मेरे सर पे आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं उसको उस अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको वह बोझ न हो। इतिहास कहने का मतलब ये होता है, सभी बच्चा समझता है, जो इतिहास के नाम से ही उसे लगता है पूरा दुनिया का बोझ जो है मेरे सर पे ही आने वाला है। चलिए देखते हैं। इतिहास पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात जरूर कह देंगे, जैसे कि कोई सिनेमा होता है, सिनेमा देखने से पहले हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन सिनेमा देखने के बाद हमें उस सिनेमा के बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है, यानी सिनेमा देखने से पहले हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन सिनेमा देखने के बाद हमें बहुत कुछ पता रहता है। ठीक है, बहुत कुछ पता हो जाता है। यानी हम इस इतिहास को उस सिनेमा के तरह क्यों न पढ़े जो हमें बहुत कुछ याद हो जाए। इस इतिहास को हम उस सिनेमा के तरह क्यों न पढ़ाएं आपको, जो आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। अभी सिनेमा देखें तो उसको याद किए नहीं ना, जब सिनेमा को नहीं याद करने की जरूरत पड़े इसको याद क्या करेंगे। इसको भी हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे तो उतना याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग इतिहास स्टार्ट करने से पहले आपसे वादा करते हैं तो हम लोग एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने की आपको प्रयास करेंगे ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम जो इतिहास से चालू करेंगे वो इतिहास की बुक यह है जो 10वीं के लिए है, इतिहास की बुक है। इस किताब का क्या नाम है? इतिहास की बुक, जो क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड की है। जो बच्चा एग्जाम 2026 में देगा उसकी इस किताब को खोल के देखेंगे ना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे आसान से आसान करके आपको पढ़ाने की प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग क्लास 10वीं के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो बच्चा 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, जिसका हिंदी नाम जिसे कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं हम? इतिहास। और यह चैप्टर कितना है? एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्र। इतना जानकारी लेने के बाद हम एक चीज पहले आपको जानकारी देते हैं, आखिर पूरा इतिहास में कितना चैप्टर आता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये इतिहास का संपूर्ण सिलेबस, यह इतिहास का क्या है? संपूर्ण सिलेबस। पहला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? साम्यवाद एवं साम्राज्यवाद। और तीसरा चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चौथा जो चैप्टर वो क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा जो चैप्टर उसका क्या नाम है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा जो चैप्टर उसका क्या नाम है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और सातवां जो चैप्टर उसका क्या नाम है? व्यापार एवं व्यापार में भूमंडलीकरण। और आठवां जो चैप्टर उसका क्या नाम है? देश संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कहने से पहले हम इतिहास आखिर पहले थोड़ा समझ लेते हैं तो आखिर इतिहास होता है। इतिहास नाम से ही क्या मतलब है? इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री, इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अब ये इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब एक बात बताइए, हिस्ट्री का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है? जिस तरह से हम लोग का जनक होता है, यदि माता पिता होता है, आप लोग का भी जनक होगा, माता पिता होगा, उसी तरह से इतिहास का भी क्या है? जनक। जनक का नाम क्या है बता सकते हैं आप लोग? तो बताइए क्या है जनक का नाम? बताइए। इतिहास का जनक हम लोग किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। इनको कहते हैं हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक किसको कहते हैं हम लोग? हेरोडोटस को कहते हैं।
ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अब देखिए, इतिहास दो शब्दों से बना। इतिहास कितना शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से बना हुआ है। इतिहास कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से। एक है इति और दूसरा है हास। इतिहास दो शब्दों से बना हुआ है, इति जो हास। अब इति क्या होता है, हास क्या होता है? इति मतलब होता है अवश्य। इति मतलब क्या होता है? अवश्य। अवश्य। हास मतलब क्या है? घटना हुआ होगा, घटना हुआ है। अब ये अवश्य क्या होता है आपको हम वो, ये अवश्य ही क्या होता है हम आपको वो बताते हैं। अवश्य ही कहने का मतलब निश्चित यानी कन्फर्म ऐसा हुआ। अवश्य कहने का मतलब क्या होता है? निश्चित यानी कन्फर्म। अवश्य कहने का मतलब क्या होता है? निश्चित यानी कन्फर्म। अब हम देखते हैं इतिहास कहने से पहले इतिहास में हम उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। आखिर हम देखते हैं आखिर समय जो है, समय वह कितने भागों में बांटा गया उसको। आपको तो पता होगा समय 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों। एक को कहते हैं हम लोग वर्तमान, दूसरा को कहते हैं भूत, और तीसरा को क्या कहते हैं? भविष्य। तीसरा को क्या कहते हैं हम लोग? भविष्य। बाबू वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। और भूत मतलब क्या होता है? पास्ट। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट। और भविष्य मतलब क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो हमें जो इतिहास में पढ़ना है वो किनके बारे में पढ़ना है? किनके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ किनके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ हमें भूत के बारे में पढ़ना है। भूत के बारे में पढ़ने का मतलब ये नहीं आपको समझना जो रात में दिखता है वो भूत के बारे में पढ़ना है। भूत कहने का मतलब वो भूत नहीं समझिए आप, जो रात में दिखता है वो भूत नहीं। इतिहास में जो बात बीत गया है उसके बारे में पढ़ना है। और ये इतिहास में होता है क्या? सब अवश्य यानी कन्फर्म कोई घटना होगा उसके बारे में क्या करते हैं? जानकारी। और ये जानकारी लेने से पहले हम आपको ये बताते हैं, जो आखिर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किसके आधार पर? इसका आधार क्या होगा? इसका डेफिनेशन जो है आपको तो पता होगा। जो अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। इतना बात तो आपको पता होगा। क्या पता है? अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। इसका तो डेफिनेशन आपको पता होगा। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए, अतीत मतलब होता है जो बीत गया। अतीत मतलब क्या होता है? जो बीत गया, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये कहना उचित नहीं है क्योंकि आप क्लास 10वीं में आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई। यह डिफिनेशन आपको 6ठी 7वीं के बुक में मिल जाएगा। ये छोटा बच्चा के लिए आंसर है, ठीक है? आप लोग के लिए यह आंसर नहीं। अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत गया। अब एक बात बताइए, क्या हम लोग का दादा परदादा भी बीत गया उसके बारे में बताएंगे क्या? हम लोग का जो दादा परदादा है वो भी तो बीत गए, उनके बारे में बताएंगे क्या? नहीं। लोग कहते थे जैसे कि हम लोग का दादा परदादा, जैसे कि हम कहेंगे कुछ भी, हम लोग का दादा परदादा बहुत हम लोग ये करते थे वो करते थे, तो क्या उनके बारे में पढ़ेंगे? नहीं। हम पढ़ेंगे तो किसके आधार पे पढ़ेंगे? हम लोग उसके बारे में उनके बारे में यदि नहीं पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उसका आधार क्या होगा? उसका आधार होगा एक ही चीज। वो आधार क्या है? प्रमाण के आधार पे। किसके आधार पे? यानी उसका कुछ न कुछ क्या हो? सबूत हो। उसका कुछ न कुछ क्या हो? सबूत हो। उसका आधार क्या होना चाहिए? आधार क्या होना चाहिए? आधार इसका
उसका आधार क्या होगा? प्रमाण के आधार पे। किसके आधार पे? प्रमाण के आधार पे, यानी जिसका कुछ न कुछ क्या हो, सबूत हो। जैसे कि शाहजहां हम लोग इतिहास में पढ़ते, क्यों पढ़ते? क्योंकि उसका क्या प्रमाण, क्या प्रमाण है? उन्होंने ताजमहल बनवाया। उन्होंने क्या बनवाए थे? ताजमहल बनवाए थे। और वहां पे जाइए आपको उनका सबूत, बहुत सारा प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये अपने ये पूर्वज के बारे में, अपने दादा परदादा के बारे में उनका कोई सबूत है? जो बहुत झगड़ा होते हैं, उनका कोई सबूत नहीं, इसीलिए हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इतिहास में? जिसका कुछ न कुछ क्या हो, परिमाण हो, जिसका कुछ न कुछ क्या हो, सबूत हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब करेंगे तो इतिहास के बारे में हम पढ़ने से पहले अब इसका आंसर लिखेंगे क्या? यदि ये नहीं लिखेंगे, अतीत का अध्ययन करना, इतिहास करना है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? तथ्यों और क्या लिखेंगे? तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब एक शब्द यहाँ पे आया, एक शब्द आप देख रहे हैं इतिहास का, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक शब्द आप इतिहास का, यानी इतिहास का। हम लोग भी इतिहास पढ़ रहे थे, क्या हम लोग इतिहासकार हो गए? आप कहेंगे तो सब हम भी तो इतिहास पढ़ रहे थे, क्या हम भी इतिहासकार हो गए? नहीं, हम पढ़ा रहे इतिहास में, क्या हम भी इतिहासकार हो गए? नहीं, इतिहासकार हम उनको कहेंगे जिन्होंने नया नया शब्द को जोड़ते हैं, उनके बारे में नया नया शब्द जोड़ के, यानी उसमें रिसर्च करते, उस पे और उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हम लोग तो उन्हीं के लिखा हुआ, उन्हीं के बनाया हुआ चीज पे क्या करते हैं? पर उसी को हम क्या करें? पर वही कहेंगे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पिता किसको कहते हैं हम लोग? आप लोग को बता दिए, हेरोडोटस को कहते हैं, जो कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। जो कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। अब चलिए, जब यूनान का बात आ गया थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यूनान की बात। यूनान जो है गुलाम, किसका? गुलाम कहने के बाद उपनिवेश भी इसे कहते हैं। जैसे हम लोग उपनिवेश थे किसका? यानी हम लोग गुलाम थे किसका? अंग्रेज का। अंग्रेज हम पे शासन करता था, उसी तरह से यूनान पे भी शासन करता था। कौन? तुर्की। कौन किनका गुलाम था? यूनान, तुर्की का। पहले यूनान में जो है बहुत पढ़े लिखे लोग, ठीक है, बाहर से आदमी आता था यूनान पढ़ने। पहले के समय में यूनान जो है बाहर से आदमी आते थे पढ़ने, ठीक है। यूनान क्या थे? बहुत पढ़े लिखे थे। और यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का गुलाम था। जिस तरह से हम लोग गुलाम थे किसका? अंग्रेज। चलिए, इतना जानने के बाद अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। जो मेरा चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। मेरा चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद मेरा चैप्टर कौन क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्या होगा? ये चैप्टर मेरा लेसन 1 है, समझे? यूरोप में राष्ट्रवाद। ये मेरा चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए, ये बताने से पहले एक चीज आप हमें बताइए, थोड़ा कुछ बात, बेसिक बात है, वो हम आपको चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम एक बात को क्या कर लेते हैं? चर्चा कर। अब एक बात बताइए, 14वीं शताब्दी मतलब क्या है? यह 14वीं शताब्दी मतलब क्या होता है वो बताइए। हम लोग जो इतिहास में पढ़ेंगे वो मैंने 14वीं शताब्दी से ही पढ़ा। 14वीं शताब्दी यानी हम क्या दिए आपको? 14वीं शताब्दी आप समझ गए। जो ये लग रहा है, लग नहीं रहा है 500-600 साल पीछे की कहानी हमसे पूछ रहा है, लेकिन यही चीज को हम कह देंगे पूर्ण जागरण काल के बारे में हमको बताइए। ये पूर्ण जागरण काल, यदि हम यही कहें पूर्ण जागरण काल, पूर्ण जागरण काल
यदि हम यही कहें जो पूर्ण जागरण काल क्या होता है तब क्या जवाब देंगे? यदि हम कहें 14वीं शताब्दी तो आपको बता देंगे कि 14वीं शताब्दी कहने का मतलब ये हुआ, जो 14वीं शताब्दी कहने का मतलब ये हुआ जो अभी से 600-700 साल पीछे की बात होगा। अब आपको कहे पूर्ण जागरण काल तब क्या होगा, यानी 14वीं शताब्दी से, कब से 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के जो काल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल। कब से कब तक? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं। जैसे 2014 से अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, ये किनके काल है? मोदी काल है। या किनके काल है? मोदी काल है। यानी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे देश के, अभी ये कौन सी काल हुआ? अभी ये काल कौन सी काल हुआ? मोदी काल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोदी काल कहते हैं। तो पहले के समय में जो था 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच को काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं। अभी जैसे 2014 से 2025 चल रहा है, अभी के समय में मोदी काल है, क्योंकि मोदी से आवाज कब है, उसी तरह से 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल। ऐसे हमको आपको क्या दिए 14वीं शताब्दी, तो आपको समझ गए जो सब कुछ है अभी से 5 साल 500-600 साल पीछे की बात है। लेकिन ये पूर्ण जागरण काल क्या देगा तब क्या? चल हम आपको उदाहरण देके मोदी काल देके इसलिए समझा ताकि आपको समझ में आए। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, शताब्दी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बात चर्चा कर लेते हैं। शताब्दी, शताब्दी मतलब होता है 100 साल। क्या होता है? 100 साल। और एक होता है दशक। क्या होता है? दशक। दशक मतलब होता है 10 साल। कितना होता है? 10 साल। अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कितने शताब्दी में जी रहे हैं हम लोग? अभी 21वीं शताब्दी में। अभी हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। यानी अभी 21वीं शताब्दी कहने का मतलब बताने का हुआ, यानी 2000 से लेकर के 2100 तक के बीच को हम लोग क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी कहेंगे। 2000 से लेकर के 2100 के बीच को हम लोग क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में कितना दिन जी हैं? 25 साल। 2000 के बाद इधर 25 साल हुआ ना, यानी 2000 से 2100 तक के बीच के समय को हम लोग क्या कहेंगे? शताब्दी। चलो, यानी एक पीछे कर देंगे तो हो जाए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब एक चीज और जानते हैं, हम लोग मेनली पढ़ेंगे। मेरा जो चैप्टर क्या है अब, यूरोप में राष्ट्रवाद। मेरा जो चैप्टर वो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है? अब देखिए, यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश। यूरोप एक क्या है? महादेश है। जिस महादेश के अंतर्गत कितने देश आते हैं? वह 44 से 45 देश आते हैं। कितना आते हैं? 44 से 45 देश आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत कितना देश आते हैं? 44 से 45 आते हैं। जिसमें से हमें एक देश के बारे में पढ़ना है। उस देश का नाम क्या है? फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। हमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्रांस के। समझे? यूरोप का ही एक देश है, कौन है? फ्रांस। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसमें कौन सी शताब्दी के बारे में पढ़ना है? वही 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग को क्या करना है? शताब्दी के क्या समय नहीं। यूरोप क्या होता है आप समझ में आ गया? आपको यूरोप क्या समझ में आ गया? हम बात करते हैं हम लोग राष्ट्रवाद की। किसकी बात करते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होता है? हम लोग किसकी बात करेंगे? राष्ट्रवाद की। अब ये राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रवाद 2 शब्दों से। राष्ट्रवाद कितना शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। एक राष्ट्र, दूसरा क्या हो जाता है? वाद। दूसरा क्या हो जाता है? राष्ट्रवाद कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। राष्ट्र कहने का मतलब क्या होता है? राष्ट्र कहने का मतलब देश होता है। राष्ट्र कहने का मतलब क्या होता है? देश होता है। राष्ट्र कहने का मतलब क्या होता है? देश होता है। वाद कहने का मतलब यहाँ पे रख लीजिए प्रेम मान। यहाँ पे क्या मान लीजिए? प्रेम मान लीजिए। यानी क्या मान लीजिए? वाद कहने का मतलब क्या मान लीजिए? प्रेम, लगाव या प्रेम मान लीजिए। यानी इसको हम सीधे लिख देते हैं, इसको हम सीधे क्या लिख देंगे? राष्ट्रवाद में
देश के प्रति क्या लिखेंगे हम लोग, देश के प्रति लगाव या प्रेम, लगाव या प्रेम। ठीक है, अब देखो, पहले राष्ट्रवाद होता नहीं, समझे, पहले राष्ट्रवाद होता नहीं था, राष्ट्रवाद होता नहीं था, राष्ट्रवाद तो बनाया गया जबरदस्त। चलिए देखिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पे अपने भारत देश में रहते हैं, अब हम जो है अभी पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, ये है पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान, ये वो खूब बोले हैं पाकिस्तान के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, लगता है सब बदलाव हुआ क्या, जो अपने दूसरे देश के बारे में चर्चा, दूसरे देश के बारे में चर्चा कर, और हम बोलेंगे अपने देश के बारे में, ये है वो है, अच्छा है हमारा देश ऐसा है, ये है हमारे देश में, वो है हमारे देश में, यानी तब क्या हुआ, हम अपने देश के बारे में हमको क्या लगाव है, प्रेम है ना। यानी जिस व्यक्ति को अपने देश के प्रति, जैसे कि हम अपने देश के प्रति सोचते हैं, जब हम अपने देश के प्रति सोचेंगे तो हमें सोचने के लिए हम मजबूर किए, पहले राष्ट्रवाद कोई था नहीं और कोई राष्ट्रवादी भी नहीं, इसे तो बनाया गया। जैसे कि अभी पहले के समय में ऐसा भी तो नहीं था, जो मान लीजिए क्या कहते हैं, पहले तो ऐसा भी नहीं था जो नहीं सर, हाँ क्या कहते हैं, ये चलता था, नेता चलता था, तो चलिए हाँ 5 साल के बाद इलेक्शन आता था, हम बदल रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। पहले तो शासन चलता था, राजा था, इसीलिए हम लोग उसे बदल भी नहीं सकते थे। मान लीजिए अभी जैसे हम लोग के देश में जो अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप उन्हीं के बारे में यदि सोचिए, यदि वो हम लोग पे ज्यादा अत्याचार करेंगे, हम पुलिस से पिटवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हम लोग को मजबूरी बस क्या करना होगा, हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग अपना एकता बनाएंगे और क्या कहेंगे, इन्हें हटाइए। हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इन्हें हटाइए, ये हमारे देश के प्रति नहीं सोचता, हम लोग क्या करेंगे, उसे हटाने के अथी में लग जाए। इसीलिए राष्ट्रवाद था नहीं, राष्ट्रवाद बनाया गया। तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब ये हुआ, जिस व्यक्ति जो अपने देश के प्रति सोचता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जो व्यक्ति सोचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। जो व्यक्ति सोचता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। देखिए, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी में थोड़ा अंतर समझो, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी में अंतर समझो। एक है राष्ट्रवाद और दूसरा क्या है, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वह राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना, यह क्या है, एक भावना। राष्ट्रवादी क्या है, एक व्यक्ति। राष्ट्रवादी क्या होता है, व्यक्ति होता है। यानी मतलब समझे बात, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगता है ना, वो व्यक्ति क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी कहता है। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगता है वही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी जिसके अंदर अपने देश के प्रति, जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति भावना लगाव है वही क्या करेंगे, राष्ट्रवादी करेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है, और राष्ट्रवादी क्या है, व्यक्ति। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है वो देखिए, जो राष्ट्रवाद क्या है, एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोर में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। 19वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, यूरोप में। यानी जिसको अपने देश से प्रेम है वही व्यक्ति अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी जो अपने देश के बारे में सोचता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, और जो व्यक्ति सोचता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं फ्रांस के 1789 कब के फ्रांस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1789 फ्रांस कब के फ्रांस की चर्चा कर रहे हैं हम लोग,
1789 के 5 के हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा। 1789 के 5 के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा। चलिए देखते हैं 1789 में क्या होता था। उस समय में कोई नेता नहीं, उस समय में राजा होता था और राजा का एक रानी होता था। यानी उस समय में राजा होते थे, राजा के क्या होते थे, रानी। उस समय में जो राजा थे उनका नाम क्या, उस समय में क्या होते थे, राजा होते थे। और राजा के क्या होते थे, रानी भी होते थे। तो राजा क्या था उन समय का, लुई 16। राजा का नाम क्या था, लुई 16। राजा का क्या नाम था, लुई 16। अब बात करते हैं उस समय में। चलिए अब ये जो फ्रांस में जो था, फ्रांस में जो है कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते थे, यहाँ पे ज्यादा तो ईसाई धर्म के आदमी रहते थे। कौन से धर्म के, ईसाई, वहां पे ज्यादा ईसाई रहते। हमारा जो देश है भारत, वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अब ये नहीं बहुत, हमारे देश जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। हमारा जो देश है भारत, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और वहां पे क्या रहते थे, सिर्फ ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग। अब हम बात करते हैं लुई 16 के बारे में। यह तो राजा तो थे, लेकिन यह किस प्रकार के, यह किस प्रकार के राजा थे, यह निरंकुशवादी राजा। कैसा राजा थे, निरंकुशवादी राजा। अब ये निरंकुशवादी कहने का मतलब क्या हुआ, यह किस प्रकार के राजा थे, निरंकुशवादी। निरंकुशवादी कहने का मतलब ये हुआ एकदम भ्रष्टाचारी, एकदम भ्रष्टाचारी, एकदम भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी कहने का मतलब ये हुआ शासन तो करो, शासन तो करो, लेकिन जनता की क्या नहीं करो, भलाई न करो। इनका कहना क्या था, निरंकुशवादी का मतलब क्या हुआ, एकदम खतरा, यानी भ्रष्टाचारी करो। तो शासन तो करो लेकिन क्या नहीं करो, जनता की भलाई न करो। इनका कथन क्या था, शासन तो करो, शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई न करो। इनका क्या कथन था, शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। अब एक बात बताइए, यह कौन से वंश से आते, इन्होंने जो लुई 16 था, पहले क्या होता था, राजा है तो अभी मरेगा तो इसी के वंश के राजा बनेगा, इसका बेटा बनेगा, पोता बनेगा, यानी इसी के वंश को राजा बनता था, इसी के वंश का राजा बनता था। अभी ऐसा थोड़ी ना है जो ये हार गया तो उसको मान लीजिए, अभी तो बहुत सारा पार्टी। इन्होंने कौन से वंश से आते थे, ये आते थे बुर्बो राजवंश से। कौन से राजवंश से आते थे, इन्होंने बुर्बो राजवंश से आते थे। ये कौन से वंश से आते थे, बुर्बो राजवंश से, राजवंश। अब ये राजवंश क्या होता है वो देखिए, ये बुर्बो राजवंश क्या होता है वो तो देखिए पहले। ये बुर्बो राजवंश कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि अभी देखिए मोदी जी के पार्टी क्या है, वो मोदी जी के पार्टी क्या है, बीजेपी पार्टी, क्या है, बीजेपी। अब बात करते हैं हम लोग नीतीश कुमार की, देखिए नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार, उनका पार्टी क्या है, जेडीयू, क्या नाम उसका पार्टी क्या है, जेडीयू। अब बात करते हैं हम लोग तेजस्वी, किसकी, तेजस्वी की, उनका पार्टी क्या है, आरजेडी। वो कौन से पार्टी से है, आरजेडी। वो कौन से पार्टी से है, आरजेडी पार्टी से। वो कौन से पार्टी से है, आरजेडी पार्टी से। अब बताइए ये पार्टी कहिए या राजवंश कहिए, तो लुई 16 जो थे वो कौन से वंश से थे, यानी कौन से पार्टी से थे, बुर्बो राजवंश पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे, बुर्बो राजवंश के पार्टी थे। समझ में आ गया, ये बुर्बो राजवंश क्या, यानी वो समझिए उनका पार्टी था, समझे। चल जैसे कि भगवान राम के ही बारे में बात करें, हम किसके बारे में, भगवान राम के बारे में बात करें, वो कौन से वंश से आते थे, रघुवंशी थे। वो कौन से वंश से आते थे, रघुवंशी थे। उनका एक कहावत भी है, रघुवंशी का एक कहावत भी है, जो रघुकुल सदा रीत चलिया। उनका कहावत क्या है, रघुकुल
रीत सदा चली आवे, परान जाय पर वचन रहे। उनका कथन ये था, जो रघुकुल का यह सदियों से रीत चले आया है, परान जाय पर वचन न जाए, उनका ये कथन था। तो ये कौन से वंश से आते थे? ये पूर्व राजवंश से थे। भगवान राम कौन से वंश से आते थे? वो रघुवंशी थे। क्या थे? रघुवंशी थे। समझ गए वंश क्या होता है? समझ में आ गया आपको? वंश क्या होता है समझ में आ गया? अब दिक्कत देखिए, वहां पे 2 आदमी को फायदा था। वहां पे कितने आदमी को फायदा था? 5 में 2 ही आदमी को फायदा था, और 2 ही आदमी को इज्जत भी दिया जाता। 5 में जो है सिर्फ 2 ही आदमी का इज्जत दिया जाता। 5 में कितना आदमी का इज्जत दिया जाता था? मात्र 2 आदमी का। वो आदमी कौन कौन थे? वो आदमी कौन कौन थे? एक पादरी वर्ग। कौन थे? पादरी वर्ग। और दूसरा कौन थे? दूसरा थे आपको पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। दूसरा कौन से वर्ग थे? कुलीन वर्ग थे। कौन सा वर्ग थे? कुलीन वर्ग। बस 2 ही व्यक्ति को वहां इज्जत दिया जाता। 5 में जो है 2 ही आदमी का इज्जत मिलता था, एक पादरी वर्ग के लोग को और दूसरा कुलीन वर्ग के लोग। पहला पादरी वर्ग के लोग को, दूसरा कुलीन वर्ग के लोग। पहला कौन वर्ग? पादरी और दूसरा कुलीन। पादरी कहने का मतलब समझे? जैसे अभी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां पे कौन रहते? पंडित जी रहते हैं पूजा कराने वाले। मस्जिद में जाते हैं तो मौलवी साहब रहते हैं। उसी तरह से उस समय में भी वहां पे कौन रहते थे? पादरी वर्ग रहते थे। इन्हीं लिए थोड़ा इनका इज्जत था, क्योंकि वह पंडित जी थे ना, तो उनको ऐसा भी लगता था, जो मान लीजिए जो ऐसा क्या कहते हैं, पंडित जी से मुंह लगाएंगे तो कहीं सवाल बात दे दे तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए पंडित जी से वो क्या करते थे? मुंह नहीं लगाते थे। ठीक है, इसीलिए पंडित जी का इज्जत थोड़ा ठीक ठाक था। उसके बाद बात आता था कुलीन वर्ग की। किनकी? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग बहुत धनी मनी वर्ग में जो आते हैं वो कौन होते हैं? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के आदमी क्या होते हैं? बहुत धनी मनी व्यक्ति जो होते हैं वो कितने आते हैं? कुलीन वर्ग। इसीलिए ना पैसा इतना कमाइए ना जो इज्जत, पैसा से ही तो इज्जत मिल रहा है। अभी का जो समय चल रहा है वो क्या है? पैसा का ही समय, और पैसा से ही इज्जत मिलता है। इसीलिए पैसा इतना कमाइए ना, इतना कमाइए ना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कुलीन वर्ग का इज्जत इसीलिए ठीक था क्योंकि वहां पे कौन था? पैसा वाले वर्ग थे। अब पादरी वर्ग थे, तो पादरी वर्ग का इज्जत था जो पुजारी थे। इसीलिए कुलीन वर्ग का इज्जत इसलिए था, उसके पास क्या था? पैसा था। पैसा मतलब क्या? पावर। शक्ति से पावर, ताकत से थोड़ी तो पावर होता है, नहीं। पावर होता है पैसा से। अभी क्या है? मनी से पावर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। हद तो इनका तब हुआ, इनका हद तब हुआ, वही सोमा का हद तो तब हुआ जब इन्होंने कौन सी व्यवस्था लगाया? समानती व्यवस्था लगाई। इनका हद कब हो गया? जब इन्होंने समानती व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? समानती व्यवस्था। समानती व्यवस्था। इनका हद कब हुआ? जब इन्होंने कौन सा व्यवस्था लागू किए? समानती व्यवस्था। अब ये समानती कहने का मतलब क्या हुआ वो तो समझिए। समानती कहने का मतलब हर एक मोहल्ला में एक एक समांत बना दिया, यानी राजा का एक अपना आदमी था। अब ये समानती व्यवस्था थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म कर देंगे। ये समानती कहने का मतलब ये समझिए, मेरे पास 20 बीघा खेत है। कितना खेत है? 20 बीघा। मेरे पास खेत है, कितना है? 20 बीघा। अब ये 20 बीघा खेत है तो राजा का एक समान होता है। राजा का क्या होता था? एक समान। वो क्या कहता था? मेरे पास आता, बोलता तुम्हारे पास कितना जमीन है? हम बोलते मालिक 20 बीघा। वो क्या कहते थे? सब मेरे घर पे जितना भी अनाज उगरा है सब मेरे घर पे लेके आ जाना। तो हम कहते कैसे हजूर, मेरा बाल बच्चा कैसे खाएगा? तो हमें पिता भी और मेरा अनाज भी भेजा। ठीक है, तो इसीलिए उस समय में क्या होता था? इस तरह के बात होता था। और इसमें समानती कहने का मतलब एक थोड़ा बात समझ लीजिए। समानती कहने का मतलब ये हुआ, समानती व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ, जो राजा, समानती व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ राजा का समांत होते थे। कौन होते थे? समान। समांत कहने का मतलब समझे? जैसे यह एक फांस है, ये क्या हुआ? यह मेरा फांस है। ये क्या है? फांस। अब ये क्या है? फांस। यह फांस है। ये क्या है? फांस है। अब इस फांस में जो है एक इलाका ये
एक इलाका ये, एक इलाका ये, एक इलाका ये। इस सामान को क्या करेगा? इस सामान को राजा छूट देगा जो इस इलाका का ही सामान देगा और दूसरे इलाका का दूसरा सामान देगा, इस इलाका का दूसरा सामान देगा और इस इलाका का दूसरा सामान देगा। इस हिसाब से वो क्या करते थे? सामान देने का मतलब ये हुआ उसमें किसान का कोई अधिकार नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता था? राजा को जो आदमी था सामान उसका अधिकार होता था, किसान के पास कोई अधिकार नहीं। राजा का आदमी सीमांत जो था उसका पूरा अधिकार होता था। तो आज के क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। यानी आपको ये थोड़ा याद रखना है, आपको थोड़ा ये याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। जो ये 5 कब के बारे में 5 पढ़े हैं? 1789 के 5 पढ़े हैं, जिसमें भी किसका कौन सी जाति चलते थे? ईसाई धर्म के लोग। राजा का क्या नाम था? रोहित शर्मा। उन्होंने कौन से वंश से आते थे? बुर्बो राजवंश से आते थे। ये कौन प्रकार के नेता थे? राजा थे निरंकुशवादी। निरंकुशवादी कहने को एकदम भ्रष्टाचारी देखा और शासन तक तो लेकिन क्या कहते हैं लेकिन जनता की भलाई करो। ये सब इससे दिक्कत इसको कब हुआ? जब ये समान व्यवस्था बन गया तब अति से बदतर हो गया। अब उस समय में दूरी आदमी का इज्जत मिलता था, वो क्या था? दूरी वर्ग पार्टी वर्ग। देखिए इस पे एक क्वेश्चन इस पे आधारित है, आप लोग कृपया करके इसे होंगे होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो इसे हम अगले क्लास में करेंगे। देखिए यही था लुई शोरमा, यही था लुई शोरमा। देखिए थोड़ा एक बार देखिए, यही था कौन था? यही था लुई शोरमा। अब लेकिन इसे तो अभी देखो ये बात था तो वो इसे तो मार देता, यही था लुई शोरमा। अभी जो भाई से तो सीधे गोली मार देता, अभी जो ऐसा हाल हो जाता है ना। चलिए भाई मेरे आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कृपया करके आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है? शेयर करेंगे, थोड़ा लाइक भी करेंगे और हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए भाई मेरे आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और आज के लिए जय।